हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 14। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 14वां वीडियो है। और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का बेटे हमारा टारगेट है उप सह संयोजक यौगिक वाले चैप्टर के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्न का ये वीडियो नंबर 3rd है, यानी कि तीसरा भाग है। ठीक है बेटे, इससे पहले 2 भाग में भी मैंने यूनिट नंबर 9 के अभ्यास प्रश्न कराए हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। 17वां क्वेश्चन देखो, क्योंकि 16 तक के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। यह है प्रश्न नंबर 17। तो 17वां प्रश्न है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड व प्रबल क्षेत्र लिगैंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें बताना है कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी का क्या मतलब होता है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, हमारे पास बहुत तरह के लिगैंड्स हैं और हर एक लिगैंड के अंदर एक क्षमता होती है कि वो डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग कर देता है, यानी कि एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। और वो क्षेत्र कैसा हो सकता है? वो प्रबल क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, दुर्बल क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। तो हमें देखना है कि उसकी जो क्षेत्र प्रबलता है उसे बढ़ते हुए क्रम में रखना है, यानी कि जिसकी क्षेत्र प्रबलता सबसे कम है उस लिगेंड को सबसे पहले रख दो, जिसकी क्षेत्र प्रबलता उससे ज्यादा है उसे उसके बाद में रख दो। तो जितने भी लिगेंड्स हैं उन सभी लिगेंड्स को यदि हम उनकी क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो हमें बेटे एक श्रेणी प्राप्त होगी। और उस श्रेणी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बेटे? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो उत्तर, देखो क्या लिख रखा है। लिगेंड्स को उनकी बढ़ती क्षेत्र प्रबलता अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आप जो है क्षेत्र प्रबलता का बढ़ता क्रम कह दो या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का बढ़ता क्रम कह दो। तो सबसे जो दुर्बल लिगेंड है वो आई नेगेटिव है, फिर बी आर नेगेटिव, एस टी एन नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव। ऑक्सीलेट है बेटे, ये ऑक्सीलेट, ओ एक्स का मतलब ऑक्सीलेट, डबल नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। H2O, EDTA, NH3, इथाइलिन, डाइयमीन, साइनाइड और कार्बोनिल। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें से कम 10 तत्वों को, 10 लिगेंड्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटे, और ये श्रेणी आपको लिख के आनी है। कौन सी श्रेणी? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। अब इन्होंने यूं कहा है कि दुर्बल क्षेत्र लिगैंड व प्रबल क्षेत्र लिगैंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने यहां से लिखा है, देखो, यदि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी डेल्टा ओ, यदि अष्टफलकीय संकुल है तो डेल्टा ओ कह सकते हैं, ओ का मतलब ऑक्टाहाइड्रल। और यदि चतुष्फलकीय संकुल है तो हम कहते हैं डेल्टा टी, टी का मतलब होता है टेट्राहाइड्रल। ठीक है बेटे, चतुष्फलकीय। ऑक्टाहाइड्रल माने अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन स्प्लिटिंग एनर्जी को हम कह देते हैं डेल्टा ओ। और यदि वो हो चतुष्फलकीय संकुल यानी टेट्राहाइड्रल तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम कहते हैं डेल्टा टी। तो उन्होंने कहा है यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी डेल्टा का मान छोटा है पी से तो वीक लिगेंड होगा। हमारा लिगेंड क्या होगा? वीक लिगेंड। और यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा का मान बड़ा है पी से तो जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अब यहाँ पी क्या होता है बेटे? पी होता है युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18वें क्वेश्चन पे। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है? उप सह संयोजन सत्ता में डी कक्षकों का वास्तविक विन्यास डेल्टा ओ के मान के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है? देखो बेटे, जब लिगैंड धातु की ओर जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखी, ध्यान से समझिए जरा। जब लिगैंड धातु की ओर जाता है तो डी कक्षकों का विपाटन दो भागों T2G व EG में होता है। दोनों के बीच का ऊर्जा अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी कि डेल्टा O या डेल्टा T कहलाती है। O का मतलब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और T का मतलब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है बेटे, तो इन्होंने पूछा था सबसे पहले क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है। ये इसकी परिभाषा होगी कि जब लिगैंड धातु की ओर जाता है तो डी कक्षकों का विपाटन दो भागों T2G व EG में होता है। दोनों के बीच का ऊर्जा अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी डेल्टा O या डेल्टा T या खाली डेल्टा भी लिख सकते हो आप, कहलाती है। फिर इन्होंने कहा है कि उप सह संयोजन सत्ता में डी कक्षकों का वास्तविक विन्यास डेल्टा O के मान के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है। यहां से देखो, यदि डेल्टा O छोटा है P से, ठीक है बेटे, तो उच्च चक्रण संकुल बनेगा। क्या बनेगा? उच्च चक्रण संकुल बनेगा तथा लिगैंड कैसा होगा? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होगा। देखो यहां भी वही लिखा हुआ है, डेल्टा O छोटा है P से तो दुर्बल लिगैंड होगा, और दुर्बल लिगैंड होगा तो उच्च चक्रण संकुल तो बनता ही है, क्योंकि दुर्बल लिगैंड क्या करता है? डी ऑर्बिटल या किसी भी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? युग्मन नहीं करता है। ठीक है, जो वीक लिगैंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, वो तो कभी युग्मन नहीं करता है, जब भी तो उच्च चक्रण संकुल बनता है। और यदि डेल्टा O बड़ा है P से तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा तथा लिगैंड कैसा होगा? प्रबल क्षेत्र लिगैंड होगा। यही दो बातें यहाँ लिखी हैं बेटे। बस यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज ये बताएगी चक्रण कैसा होगा, उसका उच्च चक्रण होगा या निम्न चक्रण। अब आ जाओ आप प्रश्न नंबर 19 पे, 19वें क्वेश्चन पे आ जाओ। CrNH3 होल 6+3 अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4-2 प्रतिचुंबकीय है। समझाइए क्यों? तो दोनों के ऊपर हमें लगाना है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत लगाते ही हमें पता चल जाएगा कि किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और किसके पास नहीं है, और हम क्लियर डिसीजन अपना दे देंगे कि ये अनुचुंबकीय क्यों है और ये प्रतिचुंबकीय क्यों है। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से। आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, हमें सिद्ध करना है CrNH3 होल 6 और ऊपर आवेश है 3 इकाई धनावेश। हमें सिद्ध करना है कि ये अनुचुंबकीय है। तो बेटे इसे अनुचुंबकीय सिद्ध करने के लिए आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या। आप बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी क्रोमियम की? यहाँ इसकी तो 0 होती है, तो क्रोमियम की +3 हो जाएगी। और आपको पता है कि क्रोमियम के पास होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन, और जब 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 3d4 और 4s2, यही तो होना चाहिए। पर आपको इस बात का भी पता है कि क्रोमियम आपबाहु नियम का अपवाद है, पता है ना सबको। और जब आपबाहु नियम का अपवाद है तो आखिरी s का एक इलेक्ट्रॉन आखिरी d में चला जाता है, तो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है और यहाँ आ जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ये सारी चीजें आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखी हैं। हालांकि बीच बीच में मैंने कई बार ये बातें समझाई भी हैं। ऑक्सीकरण संख्या 3 इकाई धनावेश है, तो हम क्या करेंगे बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, एक तो यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ये बच जाएगा हमारे पास 3d3 और 4s में भी 0 है, 4p में भी 0 इलेक्ट्रॉन है। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो 1 2 3 4 5, और इसमें दिखा दो आप कितने इलेक्ट्रॉन बेटे? 3 इलेक्ट्रॉन। ये दिखा दिए 1 2 3। s में 1 कक्षक और p में बेटे कितने कक्षक? 3 कक्षक।
अब आप देखोगे नंबर 2 पे कि लिगेंड कौन सा है। बेटे लिगेंड है हमारे पास NH3, और ये कई बार लिगेंड हमारे सामने पहले भी आया है। आपको पता है कि वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटे? वीक। और जब ये एक वीक लिगेंड है तो क्या होगा? तो युग्मन नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं नो पेयरिंग, युग्मन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि जब युग्मन नहीं होगा तो NH3 अपने लोन पेयर्स को कहां व्यवस्थित करेगा? ये लिख दिया हमने 3 इकाई धनावेश। ठीक है बेटे, कैसे करेगा देखें जरा। 3D3 4S0 4P0 1 2 3 4 5 1 1 2 3। युग्मन नहीं होगा तो 3 थे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जोंगे दो मैंने बना दिए। अब उसके बाद कितने हैं बेटे? 6 लिगेंड्स आने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े 1 2 3 4 5 और 6, यहां से यहां तक क्या है? ये 6 NH3 अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहां आए हैं। अब आप मुझे यूं बता दो नंबर 4 पे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं आपको? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3। जब बेटे इस यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो आप इसलिए इस यौगिक की चुंबकीय प्रकृति क्या बताओगे? क्या बताओगे बेटे? अनुचुंबकीय। इसलिए यह अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक है। ये अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको पता चला है कि CrNH3 होल 6+3 इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए कैसा है? अनुचुंबकीय है। अब दूसरा यौगिक उन्होंने क्या दे रखा था क्वेश्चन में? दूसरा यौगिक उन्होंने दे रखा था, दूसरा आयन दे रखा था NiCN होल 4 2 नेगेटिव। इसमें जो है बेटे हमें देखना है कि ये कैसा है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो सबसे पहले तो आप Ni की ऑक्सीकरण संख्या देख लो कितनी है। Ni की ऑक्सीकरण संख्या, तो बेटे जब आप Ni की ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो ये -4 उधर जाके +4 हो जाएंगे, और 4 में से 2 गए 2, तो ऑक्सीकरण संख्या आएगी +2। और आपको पता है निकेल का परमाणु क्रमांक होता है 28, तो 28 को आप लिखोगे 3D8 और 4S2। फिर हम देखेंगे कि निकेल डबल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या है 2 इकाई धनावेश। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, 2 ही तो निकालने। ये हो जाएगा 3D8 4S0 और बेटे 4P0। डी में 1 2 3 4 5, एस में 1 कक्षक और पी में बेटे 3 कक्षक। अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है बेटे, ये हुए कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अब नंबर 2 पे हम देखेंगे लिगेंड कौन है। लिगेंड है यहाँ साइनाइड, और सबको पता है कि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो युग्मन होगा, तो मैं लिखूंगा पेयरिंग होगी। पेयरिंग माने युग्मन। और यदि पेयरिंग होगी तो किस तरीके से पेयरिंग होगी उस बात को समझेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, नंबर 3 इधर लिख दो। क्या है हमारे पास? NiCN4 -2, ये लिख दिया NiCN4 -2। और कौन कौन से थे बेटे? 3D8 4S0 4P0। 3D8 4S0 और 4P0, 1 2 3 4 5, एस में 1 और पी में 3 कक्षक।
पेयरिंग होगी तो ये दोनों भी जोड़ों में बदल जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाकर भरने हैं। 1 2 3 4, देखो 8 हो गए ना, 2 2 4 2 6 2 8। अब जो जगह हमारे पास खाली बची है उस जगह में आएंगे लिगेंड। कौन से? ये 4 साइनाइड। तो 4 साइनाइड जब आएंगे तो 1 2 3 4, यहां से यहां तक आए 4 आए CN नेगेटिव। ठीक है बेटे। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे यूं बताओ नंबर 4 पे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, भाई कहीं भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। और जब भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है तो हम ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं बेटे? प्रतिचुंबकीय। इसलिए यह यौगिक कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। और इन्होंने क्वेश्चन हमारे से यही पूछा था। इन्होंने पूछा था कि सिद्ध करो कि ये वाला यौगिक तो है अनुचुंबकीय और ये वाला यौगिक है प्रतिचुंबकीय। तो हमने इस चीज को सिद्ध करने के लिए लगाया है संयोजकता आबंध सिद्धांत। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 20 देखो जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है NiH2O होल 6 प्लस 2 का विलयन हरा है परंतु NiCN4 -2 का विलयन रंगहीन है, समझाइए। ये चीज मैंने बेटे कलर वाली पहले भी आपको समझा रखी है कि आपको सिर्फ एक बात देखनी है। यूं देखना है कि जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। यदि उसके पास अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन्स हैं तो समझो कि वे D इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश के एक हिस्से को अवशोषित करेंगे और बेटे प्रकाश के एक हिस्से को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे और जिसे आप कहते हो DD संक्रमण। और जब वे लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे तो प्रकाश के जिस हिस्से को उन्होंने अवशोषित किया है उस हिस्से का जो पूरक रंग है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का लाइट है, वो ही रंग दिखाई देगा उस संकुल का। ये बात आपको समझनी है बेटे बहुत ध्यान से। देखो क्या कहा है मैंने कहा है जिस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के DD संक्रमण के कारण एक विशेष रंग दिखाता है। तो सिर्फ आपको यूं देखना है कि किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जैसे इन्होंने पहला यौगिक कहा है NiH2O होल 6 प्लस 2, तो NiH2O होल 6 प्लस 2 के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है कि हम सबसे पहले देखते हैं यदि संयोजकता आबंध सिद्धांत यहाँ लगाना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है यहाँ इस संकुल में। तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या देखो ये कितनी होती है 0 H2O की, तो यहाँ हो जाएगी प्लस के 2। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 है और निकिल के पास होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन और 28 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो लास्ट में आता है 3D8 4S2 और हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या आई है डबल पॉजिटिव तो ये लगा दिया आयन ऐसा बनेगा Ni डबल पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो ये वाले बाहरी कक्षा के 3D8 4S0 और 4P0। अब D में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 तो होते हैं इसमें कक्षक 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटे। और S में 1 कक्षक होता है और P में होते हैं 3 कक्षक। ये बना दिया। अब आपको नंबर 2 पे क्या करना होता है? नंबर 2 पे देखना होता है कि लिगेंड हमारे पास कौन सा है। लिगेंड तो हमारे पास H2O है और आपको पता है H2O एक वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक, दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड है तो हम कहेंगे नो पेयरिंग। पेयरिंग यहाँ नहीं होगी, युग्मन की क्रिया इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होगी और युग्मन की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? तो सीधा लिख रहा मैं नंबर 4 पे। नंबर 4
जब युग्मन की क्रिया नहीं होगी तो आपको पता है कि ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ जरूर मिलेंगे, यानी कि लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो NiH2O होल 6 2 पॉजिटिव। इसमें आप लिख सकते हो 3D8 4S0 और 4P0। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लिगेंड्स हैं वे कौन हैं? 6 हैं H2O। कितने हैं? H2O 6। तो 6 पेयर्स यहाँ भरने हैं। तो इस 6 पेयर्स भरने हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें 4D की भी जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 पड़ेगी ना जरूरत। और यहाँ भी मैं लिखूंगा 4D 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से, 6 लिगेंड्स भरने हैं हमें H2O के। 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े मैंने यहाँ भर दिए। अब मुझे एक बात बताओ बेटे कि इस संरचना को यदि आप देखते हो तो आपको इसमें 2 दिखाई देते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो मैं नीचे लिखूंगा चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए हम कह देंगे कि इसका एक विशेष रंग होगा और वो रंग क्या है? हरा रंग है। अब आ जाओ आप दूसरे यौगिक पे। दूसरा यौगिक उन्होंने क्या बताया? NiCN4 - 2। तो यहाँ स्टार लगा दूं मैं, जैसे यहाँ लगाया NiCN4। आवेश कितना है इसके ऊपर? -2। इसमें क्या करना होगा बेटे? सबसे पहले हमें देखना होगा कि निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या, बेटे निकिल की ऑक्सीकरण संख्या देखो, -4 उधर जाके +4 हो जाएंगे और 4 में से 2 गए 2, +2 बैठेगी। और आपको पता है निकिल के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 28। और यदि 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3D8 और 4S2 और ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं निकिल डबल पॉजिटिव। और निकिल डबल पॉजिटिव को लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दो आप, 3D8 4S0, 3D8 4S0 और 4P0 भी लिख दूं। चलो 1 2 3 4 5 1 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब नंबर 2 पे हमें देखना होता है कि लिगेंड कौन सा है। नंबर 2 लिगेंड कौन सा है? CN नेगेटिव। देखो CN नेगेटिव ही तो है। जब CN नेगेटिव है तो सबको पता है प्रबल लिगेंड है। ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसलिए पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। और जब पेयरिंग होगी तो क्या होगा बेटे? तो स्थिति कैसी डेवलप होगी बताओ? नंबर 3 पे लिख दूं मैं। यौगिक है हमारे पास NiCN4 2 नेगेटिव और यहाँ दिखा रखे हमने 3D8 4S0 और 4P0। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनाओ। 1 2 3 4 दूनी 8 हो गए। जो जगह खाली बची उसमें कौन एडजस्ट होगा? 4 साइनाइड। 1 2 3 और 4, ये 4 साइनाइड आ गए। अब बताओ मुझे सोच के जरा एक बात, मुझे यूं बताओ, चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। जब इसमें कोई भी D वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें DD संक्रमण नहीं होगा, इसलिए यह होगा रंगहीन। कैसा होगा बेटे? रंगहीन होगा, कलरलेस होगा।
तो इन्होंने यही तो पूछा था कि आप सिद्ध करके बताओ कि इसका हरा रंग क्यों है और ये रंगहीन क्यों है। तो हमने बता दिया, जिसके पास अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं वो तो होता है कलरफुल, और जिसके पास अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होते हैं वो होता है कलरलेस, या कुछ और दूसरा कलर उसका हो सकता है। ठीक है बेटे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 21वां है, FeCN6-4 तथा FeH2O6+2 के विलयनों के रंग भिन्न भिन्न होते हैं, क्यों? मतलब इनके जो विलयन हैं उनके रंग अलग अलग क्यों होते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा, आपके समझ में आया होगा कि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, इसलिए इनके रंग अलग अलग हैं इनके विलयनों के। ठीक है। देखो मैं यहां एक बात लिखता हूं कि अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन की संख्या, समझ रहे ना आप, अयुग्मित d इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण रंग भी अलग अलग होते हैं। बस जो कलर है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ इन्होंने पहला जो दे रखा है संकुल, हमें वो दे रखा है FeCN6-4। तो यदि इसके ऊपर आप संयोजकता अबंध सिद्धांत लगाओगे तो सबसे पहले आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे, और Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ कितनी आएगी देखना जरा, माइनस के 6 उधर जाके प्लस के 6, 6 में से 4 गया 2, प्लस के 2। और बेटे Fe के पास होते हैं, आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26। जब 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3d6 और 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, और ऑक्सीकरण संख्या इसकी आई है डबल पॉजिटिव, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे और ये बचेगा हमारे पास 3d6 और 4s0 4p0 और 4d0 भी लिख दो। चलो अब आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 ये तो बन गए डी के इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, इसमें 1 कक्षक, इसमें 3 कक्षक, बस यही बना लो, यदि जरूरत पड़ेगी तो आगे बना लेंगे। अब हमें देखना है लिगेंड कौन सा है। लिगेंड है साइनाइड, और सबको बताए साइनाइड जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसलिए पेयरिंग होगी यानी युग्मन होगा। ठीक है। और जब युग्मन होगा तो स्थिति क्या समझेंगे हम, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहा, ये थे हमारे पे 1 2 3 4 5, मैं इनकी बात कर रहा, सिर्फ इनकी 3D वालों की। युग्मन होगा 1 2 लो 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरेंगे तो मैं फिर लिखूंगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ 0, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो इसका मतलब इसका तो कोई विशेष कलर नहीं होना चाहिए। तुम लिख सकते हो, आप लिख सकते हो रंगहीन, क्या लिख सकते हो, रंगहीन लिख सकते हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने आए हैं 0। दूसरा यौगिक क्या है, दूसरा यौगिक इधर देख लें, दूसरा यौगिक है बेटे FeH2O6 2 पॉजिटिव। संयोजकता अबंध सिद्धांत लगाओगे तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूं। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अभी कितना आया था, यहाँ आया था +2, और ये भी क्या होगा +2 ही होगा। और बेटे Fe के पास होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन और 3d6 4s2, और ऑक्सीकरण संख्या +2 आई थी तो ऐसा आयन बनेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3d6
4s0, 4p0, 4d0। नंबर 2 पे हम देखेंगे लिगेंड कौन सा है। लिगेंड है H2O, और आपको पता है कि H2O है एक वीक लिगेंड। कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। हम लिखेंगे युग्मन नहीं होगा। और यदि युग्मन नहीं होगा तो क्या व्यवस्था बनेगी? बस जिस तरह यहाँ डी लिखा वहां भी डी ही लिखूंगा मैं, ये वाला डी। ठीक है, आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 और एक 6। एस में 1 और पी में 3 थे, और डी में कितने होते हैं? 5। तो हम इसे ही लिखेंगे सिर्फ 1 2 3 4 5, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, और नो पेयरिंग क्योंकि वीक लिगेंड है। 1 2 3 4 5 और एक 6। अब बताओ मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 2 3 4, और इसमें कितने थे? 0। इसलिए हम इसे लिखेंगे रंगीन, कलरफुल। ठीक है, तो मतलब कहने की बात यह है कि किसी भी संकुल आयन का कलर डिपेंड करता है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इसमें 4 है, इसमें 1 भी नहीं है, तो दोनों के कलर क्या होंगे बेटे? अलग अलग होंगे। ठीक है, जल्दी से अच्छा स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब है हमारे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 22। धातु कार्बनिलों में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो ये होता है धातु कार्बोनिल, बीच में तो केंद्रीय धातु परमाणु है, और उसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं CO लिगेंड या कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है बेटे, तो इसमें बताना है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किस तरह का इनका प्रकृति है, कैसा इनका नेचर है। तो उत्तर देखो ध्यान से, इनमें मेटल बॉन्ड कार्बन, समझ रहे, धातु और कार्बन के बीच का बॉन्ड में सिग्मा व पाई दोनों ही गुण होते हैं। यानी कि धातु और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड के भी गुण होते हैं और पाई बॉन्ड के भी गुण होते हैं। इन्होंने कहा है कि M बॉन्ड C यानी कि मेटल बॉन्ड कार्बन, सिग्मा बॉन्ड कब होगा? मतलब ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का नेचर कब दिखाएगा? ये तब दिखाएगा जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन युग्म, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन युग्म इसके खाली कक्षकों में प्रवेश करता हो, मेटल के रिक्त कक्षकों में जाने के कारण बनता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल के रिक्त कक्षक में जाने के कारण। ठीक है, उसके बाद M बॉन्ड C पाई बॉन्ड कब बनेगा? मेटल के D कक्षक का इलेक्ट्रॉन युग्म, अब इसका इलेक्ट्रॉन जोड़ा इसमें जाता हो, CO के रिक्त प्रति आबंधन पाई कक्षक में दान करने के कारण बनता है। बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा है कि निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है इसकी। D कक्षकों का अधिग्रहण, D कक्षक जो है वे किस तरीके से T2G और EG में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है वो बताना है, एवं उपसह संयोजक संख्या बतलाइए। इस केंद्रीय धातु परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि कितना है। ठीक है बेटे, तो पहला इन्होंने दे रखा है हमें K3CO C2O4 होल थ्राइड, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, इसे मैंने X मान लिया। पोटेशियम का सबको पता है ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है और ऑक्सीलेट का होता है -2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे कि 3 तो हैं पोटेशियम +1 वाले, CO यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हमने मान ली X, और 3 है ऑक्सीलेट -2 वाले =0। क्या हो जाएगा बेटे? 3 + X + -, 3 दूनी 6। अब बताओ X -3, भाई माइनस के 6 प्लस का 3, तो माइनस के 3 ही तो बचेंगे बेटे। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई इसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आई है +3। अब देखो नंबर 2, दूसरा पार्ट इन्होंने क्या कहा था? दूसरा पार्ट इन्होंने कहा था, नंबर 1 तो ये बता दिया हमने, चलो फिर क्या कहा था इन्होंने? फिर कहा था इन्होंने कि आप अधिग्रहण बताओ,
कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या व्यवस्था होगी। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है, 3d7 4s2, और ऑक्सीकरण संख्या आई है हमारे पास 3 इकाई धनावेश। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहां से निकाल दो, 1 यहां से निकाल दो, ये हो जाएगा 3d6। क्या हो जाएगा? 3d6। अब आपको ध्यान रखना है कि 3d6 है, देखो डी में 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब आप देखोगे कि लिगैंड कौन सा है, यहां लिख रहा मैं C2O4 डबल नेगेटिव। पता है आपको कैसा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। कैसा लिगैंड है बेटे? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो युग्मन होगा, तो हम लिखेंगे पेयरिंग होगी। युग्मन की क्रिया क्या होगी? जरूर होगी युग्मन की क्रिया। और युग्मन की क्रिया होगी तब हम बता सकते हैं जो इन्होंने पूछा है, डी कक्षकों का अधिग्रहण। डी कक्षकों का अधिग्रहण कैसे होगा? देखो, ये जो डी में हमारे पास 6 है ना, आपको पता है T2G और EG में इन्हें बंटना है। T2G नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, EG ऊपर, तो इनका सबका ये 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े बन के इसमें ही भरेंगे T2G में, ऊपर कोई नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? ये है डी कक्षकों का अधिग्रहण। अब और क्या पूछा इन्होंने? उपसह संयोजक संख्या। चलो यहां लिख रहा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसह संयोजक संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो लिखते हैं। अब मुझे यूं बताओ कितने हैं लिगैंड? 3 लिगैंड हैं, तो मैंने लिख दिया 3 लिगैंड हैं, और उनकी दंतुकता कितनी है? ऑक्सीलेट की 2 होती है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ वीक लिगैंड होता ना, तो वीक लिगैंड होता तो क्या होता? इस पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस तरह भरते। आपको पता है ना, आपको पता है कि T2G तो होते हैं इस तरह, और EG होते हैं इस तरह। यदि होता हमारे पास वीक लिगैंड तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते, 1 2 3 4 5 और 1 6। और यदि आपके पास है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो ऊपर भरने से पहले क्या होगा? पेयरिंग होगी। क्या होगा बेटे? पेयरिंग होगी, पेयरिंग। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ऐसे ही तो दिखाया हमने दिखाया T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और EG में कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड था हमारे पास ऑक्सीलेटो, और इसने पेयरिंग कर दी यहाँ। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बेटे हम यहाँ बात कर रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले पार्ट देख रहे हैं इसके क्या क्या है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 2 पे बेटे दे रखा है NH4 का होल ट्वाइस COF4। इसे देखो जरा। सबसे पहले तो हम निकालते हैं, चलो इसमें नंबर 1 लिख दूं मैं। सबसे पहले निकालते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या X, इसकी -1 होती है, इसकी होती है +1। NH4 पॉजिटिव बनता है ना, ये अमोनियम आयन। तो 2 तो हैं +1 वाले, एक है कोबाल्ट जिसे हमने X मानना है, और 4 हैं -1 वाले, =0। अब बताओ आप, 2 एकम 2 + X + माइनस के 4 =0। बताओ कितना आ जाएगा? X - 2 =0, तो X कितना आया बेटे? +2। इसका मतलब पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आई है +2। नंबर 2, अब हमें बताना है अधिग्रहण डी कक्षकों का। कोबाल्ट के पास होते हैं 27 इलेक्ट्रॉन, यानी 3d7 और 4s2, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आई है 2 इकाई धनावेश। तो जब लिखोगे तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल सकते हो, 3d7 बचेंगे यहाँ, यानी कि डी में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपको पता है कि यहाँ लिगैंड कौन सा है हमारे पास? F। आपको पता है कि F जो है एक वीक लिगैंड है। कैसा लिगैंड है? वीक। और जब वीक लिगैंड है तो हम कहेंगे कि पेयरिंग नहीं होगी, जोड़े नहीं बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स के। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो हम लिख सकते हैं कि डी कक्षक जो हैं, डी कक्षकों का
अधिग्रहण किस तरीके से होगा, डी कक्षकों का अधिग्रहण किस तरीके से होगा बेटे। डी में कितने हैं बताओ, 7 हैं। आपको पता है T2G में कुछ जाने हैं और कुछ जाने हैं EG में, तो 7 है ना। देखो थोड़ा सा, T2G और EG 7 हैं और जोड़े बनने नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। नीचे कितने आए, 2 2 4 और 1 5। ऊपर कितने आए, 2। तो इस तरीके से डी कक्षकों का अधिग्रहण इस तरह होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लेंगे T2G और EG। अच्छा फिर क्या बताना है बेटे, नंबर 3 पे। नंबर 3 पे इन्होंने पूछा केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या बताओ कितने लिगेंड हैं, 4। और दंतुकता कितनी है इनकी, 1। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक आंसर ये आ गया। ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, दूसरा पार्ट। अब देखते हैं हम तीसरा, देखें क्या दे रखा है इन्होंने। तीसरा पार्ट दे रखा है, यहां से लिख रहा बेटे ये दूसरा है या तीसरा है। तीसरा पार्ट इन्होंने दे रखा है, क्रोमियम तो है केंद्रीय धातु परमाणु, इथाइलिन डाइअमीन 2 लगे हुए हैं और क्लोराइडो भी 2 लगे हुए हैं, और बाहर Cl क्लोराइड। इसकी ऑक्सीकरण संख्या x मान ली, इसकी 0 होती है, इसकी -1 और इसकी -1। पहला पार्ट, सबसे पहले क्या करना है, x + 2 है 0 वाले, +2 है -1 वाले, +1 है -1 वाला = 0। देखो माइनस के 3 और माइनस का, -2 और -1 -3 उधर जाके क्या हो जाएंगे, +3। कर लोगे ना इसे, तो x = +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। अब सेकंड पार्ट पे हमें क्या करना है, अधिग्रहण। मैं लिख रहा है यहाँ नंबर 2, अधिग्रहण दिखाना है। अधिग्रहण दिखाओगे तो क्रोमियम के पास होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम है ना इसमें, क्रोमियम के पास होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन, और 3d4 ना लिख के 3d5 और 4s1। आपको पता है आपबाहु नियम का अपवाद है क्रोमियम, और ऑक्सीकरण संख्या ही +3। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव का किस तरह लिखेंगे आप, 1 इसमें से 2 इसमें से, ये बचेगा बेटे 3d3। क्या बचेगा, 3d3। 3d3 का मतलब तो यही है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है डी में। अब आप देखोगे कि 3 इलेक्ट्रॉन डी में केवल मात्र 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ लिगेंड की कोई विशेष भूमिका नहीं रह जाएगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डी के ज्यादा से ज्यादा 2 कक्षक ही प्रयोग होते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। भाई डी के ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही तो प्रयोग, 2 कक्षक ही तो प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता है संकरण क्या होता है, D2sp3 या sp3d2। तो डी के ज्यादा से ज्यादा 2 कक्षकों का प्रयोग करते हैं हम, इसलिए हम लिखेंगे डी कक्षकों का अधिग्रहण। यहाँ लिगेंड्स के बारे में हमने कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। डी में हमारे पास है 3, और 3 है तो सीधी सादी बात है T2G और EG, ये तीनों इसमें आ जाएंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो T2G में 3 कक्षक हैं, वे ही 3 भर पाएंगे। और तीसरे नंबर पे हमें पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या, कुछ भी कह सकते हो आप। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि आपको बताना है तो देखो कितने लिगेंड हैं इसके पास, 2 तो हैं 2 दंतुकता वाले और 2 हैं 1 दंतुकता वाले। 2 लिगेंड तो ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी 2 है, और 2 लिगेंड ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी 1 है। तो ये हो गया 4 + 2 = 6। तो इसका मतलब इस संकुल की उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी बेटे, 6 होगी। चलो फोर्थ पार्ट देख रहे क्या दे रखा है इन्होंने। फोर्थ पार्ट इन्होंने दे रखा है MnH2O6SO4, MnH2O6 और बाहर रखा हुआ है SO4। इसकी ऑक्सीकरण संख्या x, इसकी 0, इसकी -2 होती है। तो पहले पार्ट में तो हम निकाल रहे बार बार क्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या।
x प्लस 6 है 0 वाले प्लस 1 है -2 वाला इज इक्वल टू 0। बताओ x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें देखना है डी कक्षकों का अधिग्रहण। mn 25 3d5 4s2 ऑक्सीकरण संख्या +2 mn +2 क्या लिखूं आप बताओ? ये तो हट गए। डी में 5 है, 1 2 3 4 5, इन्हें तोड़ना है T2G EG में। 1 2 3 4 5। अब आप एक बात बताओ मुझे, यूं बताओ कि यहाँ लिगेंड कौन सा है? यहाँ लिगेंड है बेटे H2O। नंबर 3, H2O को सबको पता है कि वीक लिगेंड है, इसलिए नो पेयरिंग। वीक लिगेंड है तो क्या होगा बेटे? पेयरिंग नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं डी कक्षकों का अधिग्रहण। डी कक्षकों का अधिग्रहण, या आप इसे अधिग्रहण को विन्यास भी लिख सकते हो। डी में कितने हैं यूं बताओ तुम? डी में है 5, डी में 5 हैं T2G और EG 1 2 3 4 5, क्योंकि पेयरिंग तो होनी ही नहीं है, तो ये होगा बेटे। और पहला दूसरा और तीसरे, पहला नंबर ये दूसरा नंबर, दूसरा नंबर ही तो था बेटे ये। यहाँ नंबर 3 क्यों डाल दिया हमने? नंबर 3 में तो हमें उपसह संयोजक संख्या बतानी थी ना। उपसह संयोजक कह दो या उपसह संयोजन कह दो, ठीक है। बताओ कहाँ है योगी घेरा? 6 है लिगेंड और दंतुकता 1 है, 6 एकम 6, ये आ गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे पेपर में। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न संकुलों के IUPAC नाम बताने, ऑक्सीकरण अवस्था बतानी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना, उपसह संयोजक संख्या बतानी और संकुल का त्रिविम रसायन यानी कि कौन कौन सी त्रिविम समावयवता दिखाता है वो बताना है, और चुंबकीय आघूर्ण बताना है। बहुत सारी चीजें इन्होंने पूछ ली हैं। चलो खैर ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, हम बड़ी आसानी से इन्हें बता देंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमें बताना है, ए करके लिख दूं मैं, हमें बताना है इसका IUPAC नाम। तो ये हो जाएगा बेटे, सबसे पहले के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम, ये लिख दिया पोटेशियम। अब बताओ कितने एक्वा हैं? 2, डाई एक्वा और डाई ऑक्सिलेटो। डाई एक्वा, डाई ऑक्सिलेटो, और ये है केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम। क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर यहां लिख देंगे। और ये क्या है? हाइड्रेट, जल के अणु है ना। इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखो, इसकी कितनी होती है? +1, इसकी कितनी होती है? 0, इसकी होती है -2 और इसकी 0। देखो ध्यान से देखियो जरा, 2 दूनी 4, -4 और +1, -3, और -3 को खत्म करने के लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी, तो इसलिए यहां मैं लिखूंगा थर्ड। एक तो पूछा था इन्होंने IUPAC नाम, वो हमने बता दिया। फिर इन्होंने पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ऑक्सीडेशन नंबर मौखिक रूप से तो निकाल ही लिया, पर फिर भी लिख लो आप। एक तो है +1 वाला, और इसे हम मानते हैं X, और 2 हैं जल के अणु 0 वाले, और 2 हैं ऑक्सिलेट -2 वाले, और ये 3 हैं जल के अणु 0 वाले इज इक्वल टू 0। ये 0 है, ये 0 है। -4 और +1, -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर केंद्रीय धातु परमाणु का कितना आया है बेटे? +3 आया है। फिर इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम 24 अपवाद 3d5 4s1,
ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम की कितनी है? 3 इकाई धनावेश, तो ये 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, 3d3 ये है। और 3d3 में आपको पता है T2G और EG में लिखना होता है, इसे तो कुछ लिगेंड देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 3 तो इलेक्ट्रॉन ही है। अब नंबर डी पे आपको बताना है कि उपसह संयोजन संख्या कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। 2 लिगेंड हैं एक दंतुकता वाले और 2 लिगेंड हैं 2 दंतुकता वाले, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 6। इसका मतलब उपसह संयोजन संख्या कितनी आई बेटे? 6। अच्छा, आकृति बता सकते हो? त्रिविम आकृति। यदि 6 उपसह संयोजन संख्या है तो अष्टफलकीय होगा। कैसा होगा बेटे? अष्टफलकीय। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। और मुझे एक बात बताओ, ये तीनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे ना? T2G इस तरह ही तो होता है T2G, 1 2 3 ये, और EG में कोई है ही नहीं, ऐसे ही तो होता है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, तो आप बताओगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो कैसा होगा? ये अनुचुंबकीय, चुंबकीय प्रकृति भी पूछी थी ना इन्होंने, अनुचुंबकीय होगा। और बेटे एक बात बताओ मुझे, चुंबकीय आघूर्ण बता दोगे क्या? चुंबकीय आघूर्ण म्यू √n इंटू n+2। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। 3 इंटू 3+2, ये हो जाएगा 3 और 2 5 3 15, √15 हो जाएगा। इतने बोर मैग्नेटॉन आप लिख सकते हो, नहीं तो आप लिखना चाहते हो तो 3.87 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है बेटे। अच्छा एक बात बताओ आप, त्रिविम समावयवता, यदि इस यौगिक की शक्ल आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ज्यामितीय और ध्रुवण दोनों दिखाएगा। देखो 2 2 का बन रहा ना इसमें हिसाब, 2 ये है 2 ही, तो ज्यामितीय समावयवता भी दिखाएगा और ध्रुवण भी दिखाएगा, दोनों तरह की समावयवता दिखाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से अगला क्वेश्चन कराऊंगा फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, इसके बारे में भी वही सारी जानकारी हमें देनी है। नंबर ए, सबसे पहले तो इसका नाम बताना है हमें। इसका नाम हो जाएगा 5 तो इसमें एमीन है, पेंटा एमीन, और एक है क्लोराइडो, पेंटा एमीन क्लोराइडो। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। थर्ड कैसे आया अभी बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि बी में हमें निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की। इसे x मान लो, इसकी 0 होती है, इसकी -1 और इसकी -1। आपको पता है x 5 है एमीन 0 वाले, एक Cl -1 वाला है और 2 Cl भी -1 वाले हैं, इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया। माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस के 3, तो बताओ x इज इक्वल टू प्लस का 3 नहीं आ जाएगा? जब ही तो लिखा था मैंने यहाँ प्लस थर्ड। उसके बाद आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोबाल्ट के पास होते हैं 27 इलेक्ट्रॉन, 3d7 4s2। ऑक्सीकरण संख्या आई है इसकी +3, और यदि +3 ऑक्सीकरण संख्या आई है तो 2 इसमें से 1 इसमें से, 3d6 बचेगा। और 3d6 का यदि आप खेल खेल लोगे T2G EG में, तो T2G और EG, T2G EG में यदि इनका खेल खेल लोगे तो क्या होगा? ये लिगेंड देखो, ये 6 और ये 0, कितने? 6 और 0, यानी कि पेयरिंग होगी। ये क्यों हुई पेयरिंग? लिगेंड्स के कारण हुई बेटे। और नंबर डी में हम देखेंगे उपसह संयोजन संख्या। बताओ 5 लिगेंड तो हैं एक दंतुकता वाले
और एक लिगेंड है एक दंतुकता वाला। 5 यम 5 और 1 6। इसका मतलब उपसह संयोजन संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की कितनी आई है? 6। अच्छा, त्रिविम आकृति या ज्यामिति कह दो। यदि 6 लिगेंड्स हैं तो आकृति तो बेटे अष्टफलकीय होगी। कैसी होगी बेटे? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय होती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब क्या बताना है? देखो, अब बताना है, आप मुझे ये बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? भाई इसमें 6 हैं, 3 बॉक्स में 6 इलेक्ट्रॉन सारे जोड़े बन रहे होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं, और 0 हैं तो कैसा होगा ये? प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा बेटे? प्रतिचुंबकीय होगा। अच्छा, आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल लोगे? चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। इतने बोर मैग्नेटॉन, आपको पता है n की वैल्यू। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो 0 है, तो कितना आया? 0 आया। चुंबकीय आघूर्ण कितना आ गया? 0 H। अब हमें बताना है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता देखो, 2 तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे मुझे कि 2 एक जैसे हैं इसमें, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा कोई नहीं, यानी कि कोई भी त्रिविम समावयवता नहीं दिखाएगा ये संकुल। अब नंबर 3 यहां सॉल्व कर दूं क्या? नंबर थर्ड इन्होंने दे रखा है CrCl3 p/3। CrCl3 और पाइरिडीन दे रखा 3। तो सबसे पहले क्या करना है बेटे? सबसे पहले करना है इसका नाम, IUPAC नाम। ट्राई तो है क्लोराइडो या क्लोरो कह दो, और ट्राई है पाइरिडीन, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है। ऑक्सीडेशन नंबर बेटे पाइरिडीन का तो होता है 0 और Cl का होता है -1। इसका 0 है, इसका -1 है, तो माइनस के 3 को कैंसिल करने के लिए प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो गया इसका IUPAC नाम, ट्राई क्लोराइडो ट्राई पाइरिडीन क्रोमियम 3। अब देखना है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या यहां से लिख दूं बेटे। क्रोमियम की कितनी मान लो? x 3 है Cl -1 वाले, 2 है पाइरिडीन 0 वाले, इज इक्वल टू 0। माइनस के 3 उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के 3। ये आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब बताना है हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम पे 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 24 इलेक्ट्रॉन। 3d5 अपवाद है 4s1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बेटे? 3। तो एक इसमें से, 2 इसमें से, 3d3। और आपको पता है 3d3 का क्या होना है? T2G और Eg। 3 इसमें आ जाएंगे बस, इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है। अब देखो आप उपसह संयोजक संख्या D, उपसह संयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। 3 तो क्लोराइडो हैं एक दंतुकता वाले, और 3 है पाइरिडीन एक दंतुकता वाले, तो 3 और 3 6। इसका मतलब इसका उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है? 6। उसके बाद क्या देखनी है? संरचना या आकृति। आकृति 6 जब इसकी उपसह संयोजन संख्या आई है तो आकृति होगी इसकी अष्टफलकीय। कैसी होगी बेटे? अष्टफलकीय इसकी आकृति होगी। और अब हमें F पे क्या देखना है? चुंबकीय प्रकृति। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? 3 है भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है। देखो ये अयुग्मित ही तो होंगे, इसलिए कैसा होगा? ये अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा।
कैसा होगा बेटे? पैरामैग्नेटिक। अब जी पे क्या देखना होता है? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण म्यू n इंटू एन प्लस टू, ये हो जाएगा n की जगह क्या लिखूं? 3। फिर से आप लिख सकते हो 3 2 5 या 15 √15 इतने बोर मैग्नेटॉन आप लिख सकते हो, 15 बोर मैग्नेटॉन। और यदि आपको अंडर रूट निकालना है तो ये आ जाएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन। अब बताओ क्या निकालना? एच पे निकालना है हमें समावयवता। एच पे हमें निकालना है तीन है, देखो 3 है तो ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा। ज्यामितीय में भी फेस और मर वाली। ठीक है, मैंने सिखाया था आपको। सेम ग्रुप सेम साइड आ जाएंगे तो फेस है, और यदि सेम ग्रुप सेम साइड नहीं होंगे तो क्या है? मर है। ठीक है बेटे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, अगले पार्ट देख रहे इसके। 3 हो गए ना हमारे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। नंबर 4 पे दिया है बेटे इन्होंने CSFeCl4। ठीक है, सबसे पहले तो इसका यूपीएससी नाम लिखते हैं। सीजियम टेट्रा क्लोरो फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका? 3rd आ जाएगा। तो इसका नाम है सीजियम, CESIUM, सीजियम टेट्रा क्लोरो फेरेट 3rd। ये तो हो गया इसका यूपीएससी नाम। अब हमें बताना है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या। इसकी x मान लो आप, इसकी -1 होती है, ये पहले ग्रुप का है तो +1। तो एक तो +1 वाला है, एक है x और 4 है -1 वाले, इज इक्वल टू 0। निकाल लोगे इसे तो ये हो जाएगा x की ऑक्सीजन संख्या +3 आ जाएगी। नंबर सी, अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe के पास होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन, 3d6 4s2। ऑक्सीजन संख्या आई है प्लस के 3, तो 2 और 1 3, 3d5। ठीक है, और आपको पता है Cl वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। T2G और Eg 1 2 3 4 5 इस तरह भरेंगे, इसमें 3 और इसमें 2। ठीक है बेटे, इलेक्ट्रॉन इस तरह भरेंगे। अब आ जाते हैं नंबर डी पे। नंबर डी पे हमें बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजक संख्या। बताओ, 4 लिगेंड हैं, 1 दंतुकता वाले, तो उपसह संयोजक संख्या कितनी आ जाएगी? 4। ई पे बतानी है हमें आकृति कि कैसी आकृति होगी। तो आकृति जब आप बताओगे तो 4 है, sp3 संकरण मिलेगा, और sp3 संकरण की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय। मैंने इसलिए कहा कि sp3 संकरण मिलेगा क्योंकि डी तो पूरा भरा हुआ है ना, 5 के 5 देखो, और जो लिगेंड है वो वीक है, युग्मन इसमें करेगा नहीं, तो डी में तो लिगेंड का कोई इलेक्ट्रॉन पेयर जा ही नहीं सकता है, और जब नहीं जाएगा तो फिर तो एस में ही जाएगा, 4s में और 4p में। अच्छा बताना बेटे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? ये सारे 3 और 2 5 अयुग्मित ही तो हैं, और जब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए आप लिख सकते हो अनुचुंबकीय। क्या लिख सकते हो बेटे? अनुचुंबकीय लिख सकते हो, इसकी चुंबकीय प्रकृति। अब बताओ आप मुझे चुंबकीय आघूर्ण बता सकते हो? म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। 5 और 2 7 पंजे 35, √35 बोर मैग्नेटॉन लिख सकते हो आप, और यदि अंडर रूट निकालना आता है तो 5.92 बोर मैग्नेटॉन, इसे भी लिख सकते हो। अब हमें बतानी है समावयवता।
समावयवता में भी आप ध्यान रखो कि त्रिविम समावयवता इन्होंने पूछी है, त्रिविम रसायन की बात पूछी है ना बेटे। तो हम लिखते हैं त्रिविम त्रिविम समावयवता कोई सी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक दिन समझाया था कि चतुष्फलकीय आकृति वाले यौगिक त्रिविम समावयवता नहीं दिखाते हैं। और देखो चारों ग्रुप एक जैसे हैं, इससे चारों लिगेंड्स एक जैसे हैं। और त्रिविम समावयवता तो तब होती है जब लिगेंड्स अलग अलग तरह के हों और उनकी स्थितियां अलग अलग बन रही हों, उनके विन्यास अलग अलग बन रहे हों। ठीक है। नंबर 5 देखो। अच्छा, अब के बार इन्होंने संकुल दिया है K4MnCN6। आपको बताया इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है, इसकी -1 है, इसकी x माननी है। पर सबसे पहले तो इन्होंने हमारे से नाम पूछा है IUPAC में। IUPAC में नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो। आगे क्या है बेटे, ये क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट ऑक्सीडेशन नंबर देखना जरा, -6 +4 -2 -2 को खत्म करने के लिए +2 सेकंड। बी पे इन्होंने पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। 4 तो हैं +1 वाले, Mn है x और 6 हैं -1 वाले = 0। निकाल दोगे? x आ जाएगा +2। कितना आ जाएगा बेटे? +2 आ जाएगा। अब निकालनी है हमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? Mn है, और Mn का परमाणु क्रमांक होता है 25। 3d5 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बेटे? यहां से ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +2। तो यहाँ Mn के ऊपर 2 इकाई धनावेश, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, ये वाले निकाल देंगे हम। 3d5 इन्हें करो आप T2G और EG में। T2G और EG लिगेंड देखो कैसा है। लिगेंड कैसा है? साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करेगा, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे और यहाँ 0। अब बताओ क्या बताना है? C के बाद D पे क्या बताना है हमें? उपसह संयोजक संख्या। क्या बतानी है? उपसह संयोजक संख्या। उपसह संयोजक संख्या कितने लिगेंड हैं? 6 लिगेंड हैं एक दंतुकता वाले। 6 लिगेंड हैं एक दंतुकता वाले, तो ये हो जाएगा 6। हमने बता दी उपसह संयोजक संख्या। अब हमें ई पे बतानी है आकृति। कितने लिगेंड हैं? 6 है ना, तो आकृति होगी इसकी अष्टफल की। कैसी आकृति होगी बेटे? अष्टफल की आकृति होगी। अब हमें बताना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 3 कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, अयुग्मित 1 बचेगा। इसलिए कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। F के बाद G में क्या बताना है? बताओ। G में बताना है हमें चुंबकीय आघूर्ण। H में बताओ क्या बताना है? समावयवता। छह के 6 एक जैसे लिगेंड है। देखो कहाँ गया ये रहा।
इसलिए इसमें कोई भी त्रिविम समावयवता नहीं मिलेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा आप हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। बस मैं बार बार आपसे कहता हूँ, एक निश्चित क्रम में बेटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ने का आनंद लेना है। ठीक है बेटे? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।